हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा प्राचीन भारत के क्रम में अगला वीडियो मगध का उत्कर्ष। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आते हैं इस वीडियो के मूल बिंदु पर। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल के बाद पूरा राजनीतिक परिवर्तन आता है और राजनीतिक परिवर्तन के क्रम में 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों से ये 16 महाजनपदों की सूची मिली और ये 16 महाजनपद कौन थे? तो जो राजनीतिक क्षेत्र से बड़े क्षेत्र थे उन्हें महाजनपद का नाम दिया गया था और 16 महाजनपद से जुड़े हुए वीडियोज आपको अपलोड कर दिए गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले उसे देख ले। अब हम लोग बात करेंगे कि उन 16 महाजनपदों में एक संघर्ष का दौर चढ़ा, राजनीतिक संघर्ष का, साम्राज्य के विस्तार का, और सभी महाजनपद आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। सभी महाजनपद यही चाहते थे कि उनका साम्राज्य सबसे बड़ा हो। परिणाम स्वरूप ये निकला कि जो उसके प्रमुख महाजनपद थे उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया। जिन संघर्षों में सबसे आगे बढ़ करके आने वाला जो साम्राज्य था वो था मगध का। और इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इन विभिन्न परिस्थितियों में मगध का साम्राज्य जो है वो इतना बड़ा बन सका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मगध का उत्कर्ष। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो 16 महाजनपद। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इन महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली प्रतीत हुआ और सबसे शक्तिशाली होने के कारण मगध में ही साम्राज्य विस्तार का दौर शुरू हुआ। ऐसे एक प्रश्न के तौर पे माना जाता है कि मगध का संस्थापक जो था वो विहद्रथ था, अर्थात विहद्रथ ने ही मगध की स्थापना की थी। हालांकि यहाँ पर स्थापित पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था, जो कि सबसे प्रसिद्ध रहा। तो चलिए इससे पहले की कुछ घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं, फिर आएंगे इन वंशों के क्रम में। और आते हैं कि मगध का संस्थापक जो था वो विहद्रथ था। मगध के उदय के कारण अब क्या वो परिस्थितियां थी जिसके कारण 16 महाजनपदों में मगध ही वह साम्राज्य बना जो सबसे शक्तिशाली बन सका, जिसका साम्राज्य सबसे आगे बढ़ सका। तो उन परिस्थितियों में कुछ जो उनके हेल्प करने वाली परिस्थितियां थी वो आर्थिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक थी, भौगोलिक थी। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर मगध साम्राज्य को वो मजबूत आधार दिया जिनके कारण 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साबित हो सका। क्या थी वो परिस्थितियां? अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होता है कि उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके। और लोहे की खोज के बाद संपूर्ण भारत में उस समय विकास का दौर चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो है वो मगध में देखने को मिला। कारण क्या था? मैंने बताया था कि वह क्षेत्र जहाँ पे अधिशेष उत्पादन होता हो, अर्थात जहाँ पे उत्पादन करने के बाद खुद के आवश्यकता के बाद बचे हुए उत्पादन को हम लोग अधिशेष बोलते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जब अधिशेष उत्पादन होता था, उस अधिशेष उत्पादन को दूसरे जगह बेचते थे तो उससे आर्थिक आय होती थी। तो मगध के क्षेत्र में आर्थिक आय बढ़ने के कारण उस क्षेत्र का विस्तार जो है वो तेजी से हुआ। और आर्थिक आय क्यों बढ़े? क्योंकि मगध जो था वो नदियों के जाल में बसा था। बहुत सारी नदियां थी जिसके माध्यम से कृषि की व्यवस्था जो है उन्नत थी। जलोढ़ मिट्टी थी जहां पर कृषि बेहतर रूप से किया जा सकता था। तो ये कुछ ऐसे परिस्थितियां रहीं जिन्होंने आर्थिक रूप से काफी सहयोग दिया मगध को। राजनीतिक रूप से बात करें तो किसी भी क्षेत्र के राजनीतिक विस्तार के लिए जरूरी होता है कि वहाँ का राजा सबसे शक्तिशाली हो। और मगध की ये सबसे अच्छी बात ये रही कि क्रमिक रूप से जो भी वंश आए, सभी वंशों में कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए जिन राजाओं ने इस मगध के साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से राजा काम कर पाएंगे। तो मगध वह पहला राजवंश बना जहां पर प्रशासनिक सुदृढ़ता आई, अच्छी प्रशासन बनाया जा सका और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कारण ही मगध का विकास हो सका। अब बात करते हैं भौगोलिक कारण में। भौगोलिक कारण सबसे ज़्यादा जो है वो जरूरी रहा मगध के विकास के लिए। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो मगध वह बसा था जहाँ पर
गंगा नदी और एक तरफ से गंडक नदी और एक तरफ से सोन नदी, और इसी के संगम पे ये मगध का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से सोन, गंडक और गंगा के संगम पे पाटलिपुत्रा का निर्माण हुआ था, जो पाटलिपुत्रा राजधानी बनी। इससे पहले जो राजधानी थी राजगिरी, वह राजगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्रा जल दुर्ग से घिरा हुआ था, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। और यह एक सत्य बात है कि अगर आप सुरक्षित होंगे तभी आप कुछ नया कर पाते हैं, अपना आगे बढ़ने का प्रयास कर पाते हैं। जहां लोग खुद असुरक्षित हो वहां पहले सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मगध के साथ ये सबसे अच्छी बात रही कि उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी और बाद में जो पाटलिपुत्रा राजधानी बनी, दोनों काफ़ी सुरक्षित थे, जिसके कारण उन्हें अपने ऊपर होने वाले हमला का डर नहीं था और वो दूसरे पर हमले करते थे, आक्रमण करते थे। तो यही कारण है कि भौगोलिक दृष्टि से उनकी राजधानी का सुरक्षित होना मगध के उत्कर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मगध के पास ये जल मार्ग थे जहां से व्यापार करना आसान था। इसके अलावा अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो मगध के क्षेत्र में जंगली लकड़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, जो लकड़ी का प्रयोग वो अलग अलग कामों में करते थे, जैसे रथ बनाने से लेकर के अलग अलग कामों में। और सबसे महत्वपूर्ण कि छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र मगध के हिस्से में आता था, जहां से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त किए गए और लोहे की खोज उस समय एक क्रांतिकारी दौर को लेकर आया था। तो लोहे की पर्याप्त मात्रा मगध साम्राज्य के अंदर होने के कारण उस लोहे से न केवल औजार बनाए जा सके बल्कि उससे युद्ध में काफ़ी मदद मिली और हर जगह युद्ध में जो है मगध की जीत हुई। इसके अलावा उन्हीं जंगलों से बड़ी मात्रा में हाथी पकड़े गए, जो कि हाथी मगध सेना का अंग बने और इन हाथियों की मदद से कई युद्धों को जो है मगध राजाओं ने जीता था। तो ये कई ऐसे आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण थे जिसके कारण जो है मगध साम्राज्य अन्य महाजनपदों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सका। तो उम्मीद करते हैं कि ये महत्वपूर्ण बिंदु कि किस प्रकार से मगध की स्थापना और मगध के विकास के पीछे क्या कारण थे उत्तरदायी, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि मगध का साम्राज्य जब आगे बढ़ा तो यहाँ क्रम से कुछ राजवंश हुए, यानी राजाओं का दौर आया और उस राजाओं में अलग अलग वंश आए। और पहला डायनेस्टी जो देखने को मिलता है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का पहला वंश था, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। कई एग्जाम में इन वंशों को क्रम से सजाने के लिए भी दे दिया जाएगा, तो अगर आप इसे क्रम से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इन चारों वंशों पर हम लोग बारी बारी से नजर रखेंगे ताकि मगध से जुड़े हुए प्रश्न हम लोग बना सकें। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश की बारी। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला वंश था और मगध साम्राज्य के इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश का मतलब क्या है? इसमें के अधिकांश राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। जैसे बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने गद्दी प्राप्त की और अजातशत्रु की हत्या करके उसके पुत्र उदयन ने गद्दी प्राप्त की। यही कारण है कि इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हर्यक वंश के संस्थापक की। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, एक है बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है, वह मौर्य वंश में है, और यह है बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 बीसी में, ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में उसने हर्यक वंश की स्थापना की। स्थापना करने के साथ उसने एक राजगृह शहर को बसाया और राजगृह को अपनी राजधानी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मगध के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया और वो इसकी पहली राजधानी भी बनी और गिरिब्रज या राजगृह ही इसकी पहली राजधानी रही। अब बिंबिसार से आने वाले अगर प्रश्नों को देखें तो 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पहला तो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में बिंबिसार को पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है बिंबिसार के कार्यों से। तो बिंबिसार के कार्यों में मूल रूप से एक जो सबसे प्रमुख कार्य था कि यह पहला शासक था भारतीय इतिहास में जिसने वैवाहिक परंपरा को साम्राज्य विस्तार का अंग बनाया। अर्थात युद्ध करके जीतने की तुलना में विवाह करके जीतना इन्होंने आसान समझा और इन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया, जिसके कारण इनका साम्राज्य और प्रतिष्ठा जो है वो काफी बढ़ गई। इन्होंने पहला विवाह महाकोशला देवी से किया जो कि कौशल वंश की
काशी राजकुमारी थी। दूसरा विवाह चेल्लना से किया जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरा विवाह उन्होंने छेमा से किया जो मद्र पंजाब देश की राजकुमारी थी। तो इस तरह से इन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह करके इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। तो मगध साम्राज्य के विस्तार में पहला व्यक्ति जिसने वैवाहिक परंपरा को आगे बढ़ाया तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इनके दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिनका नाम था जीवक, और ये एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब बुद्ध बीमार पड़े थे, गौतम बुद्ध, तो उनकी सेवा में जो है जीवक को भेजा गया था। इसके अलावा अवंती के राजा प्रधोत, अवंती मध्य प्रदेश, अवंती के राजा प्रधोत जब पांडु रोग से बीमार पड़े थे तो उनकी सेवा के लिए भी जीवक को भेजा गया था। तो ये कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि बिंबिसार ने किसकी सेवा में जीवक को भेजा था। तो पहला तो गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था, दूसरा अवंती के राजा प्रधोत की सेवा में भेजा था जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे। और कई बार पूछा जा सकता है कि जीवक जो प्रसिद्ध राजवैद्य था वो किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। तो अभी हम लोगों ने मूल रूप से हम लोगों ने बिंबिसार के संबंध में पढ़ा हर्यक वंश के। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद क्या होता है। बिंबिसार लंबे समय तक शासक बना रहा। 544 बीसी से लेकर 492 तक वह शासन में रहा। जब वह शासन के अंतिम दौर में था तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली। तो उसके बाद शासक बना अजातशत्रु, और अजातशत्रु के इन्हीं कृत्यों के कारण इस वंश को प्रीतिहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु का एक और नाम कुनिक था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कुनिक नाम से किस भारतीय या मगध साम्राज्य के राजा को जाना जाता था, तो अजातशत्रु को। अजातशत्रु 492 बीसी में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, अर्थात राजा बना। राजा बनने के बाद उसने वैशाली, जो उसके एक प्रकार से मम्हर था यानी मामा का घर था, दूसरा काशी जो कौशल प्रदेश में था, इसको जीत लिया और अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। अजातशत्रु एक अटैकिंग मोड का राजा था जिसने आक्रमण करके वैशाली और काशी को मगध का अंग बना लिया। इसके अलावा इससे अजातशत्रु से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि अजातशत्रु के शासन काल के दौर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ था। और इसी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति यानी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस शासक के दौर में हुआ, तो अजातशत्रु के दौर में हुआ। और पहली बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने कराया था, जो कि मैंने बौद्ध धर्म के वीडियो में आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाया है, तो उसे रिकॉल कर सकते हैं। अब अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम दौर में उसके पुत्र उदयन, जिसे कहीं कहीं उदायीन भी लिखा जाता है, तो उदयन या उदायीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। और इन्हीं घटनाओं के कारण इसे पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। और जो उदयन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि गंगा नदी के तट पे, जहाँ पर एक तरफ से सोन नदी और दूसरी तरफ से गंडक नदी आती है, वहाँ पर एक शहर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। उदयन का संबंध किस वंश से था, तो हर्यक वंश से था। और उदयन कौन था, तो अजातशत्रु का पुत्र था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला तथा पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाने वाला अगर शासक कोई था तो वो था उदयन। तो हर्यक वंश से जुड़े हुए इन प्रमुख बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। अब हर्यक वंश के बाद एक वंश आता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। और ये क्रम में आप लोगों ने देखा था कि दूसरा वंश कौन आएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ तो संस्थापक याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप नाम से भी याद रख सकते हैं। शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन करके वैशाली को राजधानी बनाया। ये एक प्रश्न बनता है कि यानी पहली राजधानी मगध की बनी राजगृह में, उदयन ने उस राजधानी को
उसको ट्रांसफर करके ले गया पाटलिपुत्र में, और फिर शिशुनाग ने ट्रांसफर करके उसको कहाँ पहुंचा दिया, वैशाली में। इस तरह से राजधानी का क्रम परिवर्तित होते रहा। राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग प्रारंभ में एक अमात्य था, एक मंत्री के पद पे था, बाद में वह राजा बन जाता है और मगध का साम्राज्य चलाने लगता है। शिशुनाग से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता शिशुनाग की ये रही कि वह अवंती क्षेत्र जिसके साथ बिंबिसार की मित्रता थी, अवंती के राजा प्रद्योत के यहाँ उन्होंने जीवक को भेजा था, उस अवंती के साथ युद्ध लड़ा और अवंती को मगध में मिला लिया। तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला कौन मगध शासक था, तो वो था शिशुनाग। तो शिशुनाग से आपको 2-3 ही प्रश्न पूछेंगे, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अब शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। कालाशोक के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। एक प्रश्न ये है कि कालाशोक ने पुनः वैशाली से जो राजधानी थी वह पुनः उन्होंने पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी और पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कालाशोक से प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि दूसरी बौद्ध सभा जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बौद्धों के विकास से संबंधित थी, उस बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में कराया गया था, तो कालाशोक ने करवाया था। और इसके संबंध में मैंने डिटेल में जो वीडियो है वो बौद्ध धर्म के संबंध में बनाया ही है, तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं। तो कालाशोक वह दूसरा शासक था जिसने द्वितीय बौद्ध सम्मति का आयोजन करवाया। कालाशोक का संबंध किस वंश से था, तो शिशुनाग वंश से था, और कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और इस नंदीवर्धन की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में शिशुनाग वंश से प्रश्न नहीं आते हैं। अब आते हैं शिशुनाग वंश के समाप्त होने के बाद एक वंश आया जिसका नाम था नंद वंश, और इस क्रम को आप जरूर याद रखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, फिर आएंगे मौर्य वंश की ओर। तो नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में 10 शासक हुए, जिसमें पहला और अंतिम इन्हीं दोनों के विषय में जानकारी मिलती है और इन्हीं दोनों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापदम नंद थे, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। महापदम नंद एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। भारत का यह प्रथम शासक था जिसने एक राट उपाधि धारण की थी। राजा अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अलग अलग उपाधि धारण करते थे। उसी क्रम में सबसे पहले एक राट की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था, तो वो महापदम नंद था। महापदम नंद इतने शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली थे कि उन्हें पुराणों में महापदम नंद को परशुराम का दूसरा रूप कहा गया है और परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो कई एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस मगध शासक को जो है परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है, तो महापदम नंद को कहा गया है। इसके अलावा महापदम नंद ने कलिंग विजय की थी, कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग के साथ लड़ाई लड़ी। कलिंग से तात्पर्य है वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र, जहां फिर आप बाद में पढ़ेंगे कि अशोक ने भी कलिंग से आक्रमण करके कलिंग को जीता था। तो महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीता, और कलिंग में चूंकि महापदम नंद जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो कलिंग में एक जैन मूर्ति थी, जीनसेन की मूर्ति। ये याद रखिएगा कि कलिंग में जीनसेन की मूर्ति थी, उस मूर्ति को वह उठा करके मगध ले आया था। तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग के जीनसेन की मूर्ति को किसने जो है पुनः मगध में जो है उसको ले आए थे, तो महापदम नंद ने कलिंग से जीनसेन की मूर्ति प्राप्त की थी। इसके अलावा कलिंग में जीत दर्ज करने के बाद कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण जो है वो कराया था महापदम नंद ने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कि कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो मगध शासक महापदम नंद ने करवाया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कलिंग के एक राजा थे खारवेल, उन्होंने एक हाथी गुफा का निर्माण करवाया था उड़ीसा में और कलिंग में। उसी हाथी गुफा में ये लिखा गया है कि एक नहर का निर्माण जो है वो महापदम नंद द्वारा करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ दोनों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महापदम नंद से 2-3 प्रश्न बनते हैं जो महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस नंद वंश के अंतिम शासक की। अंतिम शासक घनानंद। घनानंद काफ़ी क्रूर शासक के रूप में प्रसिद्ध रहा है इतिहास में, और घनानंद के जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी कठोर थी, जिसके कारण जनता दुखी थी। और घनानंद के दरबार में
रहते थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार घनानंद ने जो है कौटिल्य का अपमान किया था, जिसके कारण कौटिल्य दरबार छोड़ करके चला जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पुनः आक्रमण करता है और घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य वंश अगले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश को। इसके अलावा घनानंद से दो प्रश्न और बनते हैं। घनानंद जिस समय मगध का शासक था, उसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर एक यूनानी शासक था। तो सिकंदर से संबंधित जानकारी और इसी समय में ईरानी और यूनानी दोनों आक्रमण हुए थे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ईरान और यूनान का प्रथम आक्रमण जो भारत में हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था, कब हुआ था, अर्थात सिकंदर और ईरान संबंधी आक्रमण से संबंधित जानकारी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस आक्रमण के बाद फिर किस प्रकार से मौर्य वंश द्वारा नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, तो मौर्य वंश से संबंधित एक वीडियो पढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियोज में हम लोग ईरानी यूनानी आक्रमण और मौर्य वंश को पढ़ेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा मगध के उत्कर्ष में कि क्या कारण थे कि 16 महाजनपदों में मगध आगे बढ़ा, फिर उसके बाद जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश आए, तो उनका क्रम क्या था, उनकी क्या प्रमुख बातें थीं जो प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, उसको मैंने यहाँ अरेंज किया था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों को लगभग पॉइंट याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।